हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। एनसीईआरटी में हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th इलेक्ट्रिक करंट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं एनसीईआरटी के, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन 3.1 थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ohm, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी से हम मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपसे इसमें पूछा है। ठीक है, अब आपको पता है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.4 है, बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट है। मैक्सिमम करंट की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैक्सिमम करंट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम करंट कैसे फ्लो होगा, क्या होगा, वो देखो सिंपल सर्किट है। कोई भी सर्किट होता है आपको पता है, बैटरी ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, राइट। तो बैटरी का ईएमएफ ई होता है, स्मॉल आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। जो करंट फ्लो होता है आई, उसकी वैल्यू होती है ईएमएफ ई, और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर। ठीक है, अब करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपसे पूछा है मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर सकते हैं, तो मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप 0 पुट कर दो। जैसे आप रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करोगे, मिनिमम करोगे, मिनिमम रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा स्मॉल आर। तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, करंट अपने आप क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो हम इस बैटरी से ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम कैन बी ड्रॉन, हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो पूछा है आपसे। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, 0.4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट जो आएगा वो आ जाएगा 30 एम्पियर। 30 एम्पियर का मैक्सिमम करंट हम फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसमें कैपिटल आर 0 पुट कर दो। अगर आप करंट मैक्सिमम क्या फ्लो हो सकता है वो जानना चाहते हो, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप 0 पुट कर दोगे। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of resistor? ये भी उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, हमने पढ़ा अभी। I इक्वल्स टू होता है E अपॉन R प्लस R, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। तो बैटरी का EMF कितना है, 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ohm, R का हमें पता नहीं है, बट करंट कितना फ्लो हो रहा है, द करंट इज 0.5 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 का मतलब हम लिख सकते हैं 1/2, 0.5 मीन्स 1/2, तो 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 20, तो R प्लस 3 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, R प्लस 3 1 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये हो गया 20। तो R की वैल्यू आ जाएगी 17 ओम। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर वो तो आ रहा है 17 ओम। देन आपसे पूछा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज आपको पता है बच्चों, एक तो होता है ई होता है ईएमएफ, एक होता है वी होता है टर्मिनल वोल्टेज, जिसकी वैल्यू होती है आई इंटू आर। ठीक है, और ईएमएफ की वैल्यू अगर इस टर्म्स में लिखूं तो होती है आई आर प्लस आई आर। अब इसमें स्मॉल आर भी शामिल है। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज तो सिंपल आई आर होता है, कैपिटल आई कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। सो टर्मिनल वोल्टेज यू कैन से द वोल्टेज ड्रॉप ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नॉट इंटरनल, ओनली वोल्टेज ड्रॉप ऑन ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो वो आएगा आई आर। अब करंट आप देख चुके कितना है, 0.5, तो V की वैल्यू चाहिए, करंट है 0.5, रेजिस्टेंस आपका 17 है, तो 17 का हाफ हो जाएगा 8.5 वोल्टेज, 8.5 वोल्ट ये है टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर इस सर्किट में। ठीक है, एक्स्ट्रा ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 10, तो टर्मिनल वोल्टेज होगा 8.5 वोल्ट, राइट। तो ये था सिंपल क्वेश्चन ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज पर बेस्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3 रजिस्टर्स 1, 2 and 3 ohm आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये तो आप इजीली कर सकते हो, ये तो 10th क्लास में भी किया था हमने। 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। तो आपको पता है बेटा सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है, आर इक्वलेंट की वैल्यू जो आती है सीरीज में वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है, तो टोटल आ गया 6 ओम रेजिस्टेंस।
देन इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट, अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो एक कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर तीनों पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा V1, V2 और V3, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो तीनों पर पोटेंशियल ड्रॉप, आपको वैसे पता है सीरीज़ का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं करंट तो इनमें सेम होता है। करंट नहीं पूछा है इसमें, करंट तो आपको पता है I जो होगा वो तीनों में सेम होगा, बट वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है सीरीज़ में, तो वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 आपका 20 वोल्ट होगा, क्लियर है। तो तीनों पर ड्रॉप का कॉम्बिनेशन या तीनों पर जो ड्रॉप होगा ये बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होता है, तीनों ड्रॉप्स का सम, क्योंकि 20 को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होना है, ठीक है। तो यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या आ गया, 20 ओम। अब इस 20 को हमें डिवाइड करना है V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिवाइड करना है, तो V इक्वल्स टू से आपको पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है IR। अब V इक्वल्स टू IR होता है तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा, IR1, ये तो आपका सम है ही से आपको पता ही है। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1, V1 निकालना है तो IR1 से निकाल लें। अब I कैसे निकालेंगे, R इक्वलेंट 6 ओम है, बैटरी का वोल्टेज कितना है 20 है, तो I जो करंट इसमें फ्लो होगा, बैटरी 20 वोल्ट की है और R इक्वलेंट आ रहा है 6, तो ये करंट होगा जो सर्किट में फ्लो होगा दैट विल बी 10/3 एम्पियर। ये करंट है इस सर्किट का, I कितना होगा 10/3 एम्पियर, फिक्स है। तो I अगर आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो I और R दोनों आपको पता है, तो V1 या V2 या V3 V इजीली निकाल सकते हैं। तो V1 की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी है 10/3, रख दें यहाँ पर 10/3, R1 कितना है 1 ओम है, तो V1 तो आ गया 10/3 वोल्ट, पहला वोल्टेज आ गया। सेकेंड वोल्टेज है V2, तो V2 क्या होगा IR2, तो I तो सेम है, R2 क्या होगा 10/3, तो I 10/3 इंटू R2, तो ये हो जाएगा 20/3। नेक्स्ट वोल्टेज ये आ गया V2। अब आपको क्या चाहिए V3, तो V3 क्या होगा IR3, तो R3 कितना है यहाँ पर, अब 3 ओम आ गया, तो I तो आपको पता ही है 10/3 है और इसका 3 टाइम्स कर लो, तो 3 टाइम्स कर लेंगे तो ये 10 वोल्ट ही आ जाएगा, ठीक है। और चेक भी कर सकते हो आप, 10/3, 20/3 और 10, इन तीनों को आप सम करोगे आएगा 20, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज का तीनों ड्रॉप्स का सम अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने V1 निकाल लिया, ये हमने V2 निकाल दिया, हमने V3 निकाल दिया, तो टोटल वोल्टेज हमने जो है 20 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, वो तीनों पार्ट्स निकाल लिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। तो ये था ड्रॉप अलग अलग वोल्टेज पे, अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग वोल्टेज, ठीक है। तो ये तो न्यूमेरिकल सीरीज का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है पैरेलल का, 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 3 ओम, तो ये भी आपको पता है बेटा कैसे आएगा, 2 ओम है, 3 ओम है और 4 ओम है, ठीक है। तो तीनों का पता है आपको, बैटरी कितने की लगा दी है भाई 20, इस पर भी 20 की लगा दी, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। अब 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम। ये पहला 2 है, फिर दूसरा आपका 4 है और तीसरा 5 है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, पहले हम इक्विवेलेंट तो इजीली निकाल सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 कितना है 2, R2 कितना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा, R1 है 1, तो R2 कितना है, R2 है 4, R3 कितना है, R3 है 5, तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है। 20 एलसीएम हुआ तो यहाँ पर तो आएगा 10, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 19/20, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 20/19 ओम। ये है R इक्विवेलेंट, इसमें जो सबसे पहले R इक्विवेलेंट पूछा है आपसे वो है 20/9, ठीक है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में तो आंसर आ गया 20/9 ओम, पहले का आंसर तो क्लियर है,
अब आपसे सेकंड में क्या पूछा है, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी 20 वोल्ट, ठीक है, कनेक्ट कर दिया, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इसमें करंट, हर रेजिस्टेंस में करंट पूछा है, क्योंकि पैरेलल में तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इन सब पर वोल्टेज कितना होगा 20 वोल्ट, बट करंट अलग अलग होगा। तो बैटरी का टोटल करंट जो भी आएगा आई, वो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 फिर I2 फिर I3, और तीनों पर वोल्टेज सेम है। अब पैरेलल का कॉम्बिनेशन का आपको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो वोल्टेज सेम होता है, तो आप देखो इसमें वोल्टेज अगर सेम है तो हमें क्या निकालना है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR, तो अगर आपको I चाहिए तो क्या आएगा V/R, ठीक है, I इक्वल्स टू क्या होगा V/R। अब बिकॉज पैरेलल में है तो पैरेलल में सब पर वोल्टेज तो V रहेगा, V सब पर सेम है और बैटरी के इक्वल है, ठीक है। तो जैसे मुझे I1 फाइंड करना है तो I1 तो V तो वही रहेगा सेम, R1 लिख दूंगा मैं R1, तो V कितना है 20 वोल्ट, R1 कितना है, R1 है आपका यहाँ पर जो R1 दिया आपको 2 ओम, आपको पता है 2, 4 और 2, 4 और 5, तो R1 आपको क्या दे दिया 2, तो I1 की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। अब दूसरे रेजिस्टेंस में I2 चाहिए तो वोल्टेज तो वही रहेगा 20, बट R2 कितना है, R2 है आपका 4 ओम, ये 4 ओम है, 4 से डिवाइड कर दो तो ये करंट आ गया 5 एम्पियर। फिर आपको चाहिए I3 तो V/R3, तो V तो 20 है, R3 कितना हो गया 5, तो ये करंट आ गया 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये टोटल करंट तो हो गया 10 + 5 + 4 19 एम्पियर टोटल करंट है। फर्स्ट वाले में जाएगा 10, इसमें जाएगा 10, इसमें जाएगा 5 और इसमें जाएगा 4, ठीक है, टोटल हो गया 19। ये टोटल करंट जो था यहाँ पर अगर आप टोटल करंट निकालोगे तो 19 एम्पियर आएगा। ये 19 एम्पियर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 10 + 5 + 4, ठीक है, और करंट डिवाइड होगा, करंट डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के इन्वर्सली, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो करंट कम होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 5 है, तो सबसे कम करंट आ रहा है 4 इसमें, ठीक है। तो ये सीरीज और सीरीज के बाद पैरेलल का एक इजी न्यूमेरिकल था, राइट। नाउ अब रेजिस्टेंस के आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन जो आता है एट द रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर वाले पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होगा टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और इसके लिए रिलेशन आपने पढ़ा होगा R इक्वल्स टू R0 1 + अल्फा डेल्टा T। R फाइनल रेजिस्टेंस है, R0 इनिशियल रेजिस्टेंस है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, देखो आप एट रूम टेम्परेचर कितना है 27, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100, 27 पे 100 है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, मतलब फाइनल टेम्परेचर पूछा है आपसे। तो फाइनल टेम्परेचर मतलब 27 में कितना टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है, इंक्रीज कितना हुआ है वो हमें निकालना है। बट उससे पहले आपको दे रखा है फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 117 ओम। तो ये जो फॉर्मूला हमें दिया है इसमें कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है, वो मैं पुट करना चाहता हूँ। देखो फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा इज फाउंड टू बी 117, तो ये 117 हो गया। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 100, ठीक है भी, 1 + अल्फा की वैल्यू गिवन है, हम पुट कर लेंगे डेल्टा T। पहले कुछ इसको सॉल्व कर लें, 117 में से 100 माइनस करोगे तो 17 आया, फिर ये 100 इधर मल्टीप्लाई हुआ था तो 100 अल्फा डेल्टा T। अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो हम पहले चेंज इन टेम्परेचर निकालें, क्योंकि फाइनल निकालना है तो चेंज कितना किया वो पता लग जाए। तो डेल्टा T की वैल्यू होगी 17/100 अल्फा, ये डेल्टा T की वैल्यू है। और अल्फा आप देखो इजीली कैलकुलेट हो जाए, इजीली कैलकुलेशन में काम आ जाए, ऐसा दे रखा है 17/100, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁻4, राइट। तो 1 0 हम लें अगर, तो 1 0 आप देखो इसमें हम जैसे लेते हैं 17 है हमारे पास, ठीक है 17 है, तो 2 0 लो, चलो ये 2 0 हैं, ये 0.2 रखे हैं आपको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17/170 इंटू 10⁻4 को ऊपर ले आता हूँ। फिर 2 0 तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, 10⁻⁻4 को ऊपर ले गया तो प्लस का 4 हो गया, तो 1 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 3 बचा और 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू मेरे पास बची 10⁻3 मतलब 1000। तो चेंज इन टेम्परेचर जो मिला आपको डेल्टा T,
ये आ रहा है 1000, मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा 1000। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27। अब बताओ डेल्टा टी की वैल्यू 1000 आ गई। देखना सॉल्व कर रहे हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू होता है T2 माइनस T1। T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर और T1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर, T2 माइनस T1। तो आपको T2 चाहिए फाइनल टेम्परेचर, सो T2 विल बी T1 प्लस डेल्टा टी। हमने डेल्टा टी इसलिए तो निकाला, T1 प्लस डेल्टा टी, मतलब जो पहले टेम्परेचर था उसमें कितना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है वो आ गया 1000। तो पहले कितना था 27 था, प्लस 1000 आपने ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। सो किस टेम्परेचर में रेजिस्टेंस 117 हो जाएगा, तो उसका आंसर था आपके पास 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ध्यान रखें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डेल्टा टी है, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आप डिग्री में रखो चाहे सेंटीग्रेड में या केल्विन में, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड रखो या केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज तो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे केल्विन में चलें चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में चलें। ठीक है, तो बिकॉज डेल्टा टी है इसलिए डेल्टा टी हमेशा हम चेंज है, तो कैसे भी निकालो आप, आपने 1000 निकाला, डेल्टा टी इज 1000, अब आप केल्विन में लगाओगे तो 1000 केल्विन चेंज है, और डिग्री सेंटीग्रेड लगाओगे तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ही चेंज है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि यहाँ पर चेंज में डिग्री सेंटीग्रेड लगाएं या केल्विन, चेंज में फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट टेम्परेचर निकालोगे तब आपसे पूछा जाएगा, तब फ़र्क पड़ता है। जैसे इनिशियल टेम्परेचर क्या है डिग्री में, तो 27, अगर मैं केल्विन में लिखता तो क्या लिखता 300 केल्विन, अगर मैं केल्विन में बोलता तो कितना होता 300 केल्विन होता ना, प्लस 273 कर लेते। फाइनल टेम्परेचर आपने दिया आंसर 1027, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1000। अब मैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड लूँगा तो 27 में जोड़ के 1027 ले लिया मैंने, और 1000 अगर चेंज जो है, चेंज मैंने कहा डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में बराबर होता है, तो अगर मैं केल्विन में मान लूँ उसको 1000 को, तो 1000 को केल्विन में और 300 केल्विन पहले टेम्परेचर था, तो फाइनल टेम्परेचर निकालूँ तो आ जाएगा 1300 केल्विन। ये भी ठीक है, ये क्या गलत है, ये भी सही है। तो फाइनल टेम्परेचर आपका 1300 केल्विन है क्योंकि 300 प्लस 1000 हो गया, और फाइनल टेम्परेचर आपका 27 प्लस 1000 1027 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया। ठीक है, सो चेंज चाहे वो डिग्री में हो चाहे केल्विन में सेम आता है। ठीक, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने इसलिए आपको बताया, मैंने आपको करके बताया। देखो 27 का 300 प्लस 1000 1300, 27 प्लस 1000 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में सेम आंसर आएगा, और चेंज आपका सेम रहेगा, 1000 का 1000 ही रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। द नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें तो आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है R इक्वल्स टू क्या होता है रो L अपॉन A। हमें इसमें से पूछा है रेजिस्टिविटी फाइंड करो, तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA अपॉन L। तो कितना रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 5 ओम। ठीक है, फिर आपको एरिया कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, देखो ये रहा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁷। फिर आपको लेंथ दी है, लेंथ कितनी है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर लेंथ पुट कर देंगे। ठीक है, तो 15 ये 30 हो गया, 15 इंटू 2 ये 2 आ जाएगा, 30 अपॉन 15 2 होता है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमने लगाया रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला था, और इसमें रेजिस्टिविटी पूछी थी, तो आप रेजिस्टिविटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 3.6। राइट, तो ये नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद 3.6 के बाद 3.7, अ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर ये सेम फॉर्मूला पर आएगा, बट इसमें रो आपसे पूछा है। जैसे आपको पता है फॉर्मूला R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो आप देख लो डिटरमाइन क्या पूछा है, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब अल्फा आपसे पूछा है, ये अल्फा आपसे पूछा है, इसमें ये अल्फा हमें निकालना है इसमें से, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, हमें पता है। अच्छा अब देखो फाइनल टेम्परेचर कितना है ऑफ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, देखो बिकॉज आप जैसे आपको पता है फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 2.7, चलो यहाँ रख लेता हूँ, देखो 2.7, R नॉट कितना है 2.1, ठीक है। फिर यहाँ पर 2.1 मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, देखो R इक्वल्स टू R नॉट मल्टीप्लाई कर दो, R नॉट इसको अंदर में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा R नॉट एल्फा डेल्टा टी, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस ये R माइनस R नॉट हो जाता है, इक्वल्स टू हो जाता है R नॉट एल्फा डेल्टा टी। इसमें आपको देख रहे हो फॉर्मूला देखने को मिलेगा R नॉट एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरह से, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा R, ये है चेंज इन रेजिस्टेंस, तो डेल्टा R इक्वल्स टू R नॉट एल्फा डेल्टा टी। तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है 2.7, 2.1 से 2.7 हो गया, तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना आया, वो तो आया 0.6 ओम का। और इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था 2.1 था, तो यहाँ 2.1 लिख सकते हैं, 2.1 ओम, ठीक है। अल्फा हमें फाइंड करना है। और डेल्टा टी क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा टी मैंने कहा था चेंज इन टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर कितना है 100, तो इनिशियल कितना था 27.5, तो आपने चेंज कितना लाया 27.5 से 100, तो आप समझ गए 30 से 100 बढ़ाते तो 70 तो होता ही सही, 70 के अलावा 2.5 यहाँ भी है, तो 72.5 आपने क्या किया, चेंज इन टेम्परेचर आपने रखा है, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना किया 72.5, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फा, तो अल्फा निकालें तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा देते हैं यहाँ से, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6/21 इंटू 72.5, 6/21 इंटू 72.5, राइट। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.0039 सेंटीग्रेड इनवर्स, यूनिट है इसके अल्फा की डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। तो ये था 3.7, तो आपने अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी पर बेस्ड है, थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में कॉम्प्लिकेशन दिखता है, बट इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही उसी पर बेस्ड है, ठीक है। बट आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रिप्रेजेंट किया गया आपके सामने। देखो, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। जैसे कनेक्ट करते हैं ना बैटरी से, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 3.2, तो आपको समझ में आ गया शुरू में रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे शुरू में कम होगा। तो शुरू का रेजिस्टेंस हम निकालें अगर, तो आप देखो इसमें शुरू का रेजिस्टेंस निकालूं तो R नॉट की वैल्यू इनिशियल है ना, R नॉट की वैल्यू आएगी 230 अपॉन कितना करंट फ्लो हुआ, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन आई, तो V तो 230 है, I कितना है 3.2, ये तो है आपका R नॉट। सो विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड चलने दो, कुछ सेकेंड बाद वो करंट सेट होगा, सेटल डाउन होगा, और 3.2 से सेटल डाउन कितने वो है 2.8 पे। थोड़ी देर तक करंट फ्लो होता रहेगा तो एलिमेंट जो नाइक्रोम एलिमेंट है वो गर्म होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा कम, तो फाइनल रेजिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो आएगा 230 अपॉन 2.8 एम्पियर। देख लो रेजिस्टेंस करंट कम हुआ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो फाइनल रेजिस्टेंस ये है, इनिशियल रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। देन व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27। इसका मतलब जो नाइक्रोम जो हम एलिमेंट यूज़ कर रहे थे, ये स्टार्टिंग में तो 27 पे था, बट उसको जब यूज़ किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम ये आपको गिवन है, अल्फा की जरूरत पड़ेगी तो अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है।
तो ये हुआ तो न्यूमेरिकल उसी फॉर्मूले पर बेस्ड। क्या होगा, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा गिवन है, डेल्टा टी हम निकाल लेंगे इसमें से। कैसे निकालोगे डेल्टा टी, कि R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू तो है 230 अपॉन 2.8। अब आप पहले सॉल्व मत करो, यहाँ पे रखोगे अपने आप कैंसिल होगा, 230 अपॉन 3.2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एल्फा रख लेंगे बाद में, तो डेल्टा टी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो कैंसिल करें, 230 से 230 कैंसिल कर दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया तो ये 32 उधर आ जाएगा और 28 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, देखो 32 और यहाँ पे हो गया 28 प्लस 28 एल्फा डेल्टा टी। अब 32 में से 28 माइनस करो तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैं 4, ये तो 28 माइनस कर दो तो 4 आ गया। 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 28 एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब 4 से 28 कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 से 28 कितनी टाइम कैंसिल होगा, 7 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 इक्वल्स टू आया 7 एल्फा डेल्टा टी। अब आप इजीली निकाल सकते हो, 1 इक्वल्स टू क्या आया, 7 एल्फा डेल्टा टी। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टी निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 अपॉन 7 एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा टी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 1 अपॉन 7 एल्फा लिखा हमने, तो 1 अपॉन 7 एल्फा रख देंगे हम, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वैल्यू आती है इसमें टेम्परेचर की, ये पूरा सॉल्व करोगे ना अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आती है 840 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 अपॉन 7 एल्फा सॉल्व करोगे, आप देख लो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 10 टू पावर -4 इंटू 1.70, तो 10 टू पावर 4 तो ऊपर आ जाता है और 7 इंटू 1.70। ठीक है, दो पॉइंट और काट लो ऐसे, तो ऊपर चला जाएंगे 0, 7 डेल्टा टी निकालोगे तो ये सॉल्व करके आएगा 840 डेल्टा टी। तो 840 डिग्री सेंटीग्रेड बोलें चाहे केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर 840 का है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपके पास, 27। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर 27 है तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, आपको पता है फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस डेल्टा टी। तो T1 तो है 27, डेल्टा टी आपका 840 है, तो ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 867 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर है 867 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है राइट। नाउ नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। इस सर्किट में हर ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट आपको कैलकुलेट करना है। हर ब्रांच में, सर्किट दे दिया, इसके हर ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं, ये किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट वाले पार्ट में से क्वेश्चन है। तो सपोज करें करंट फ्लो हो रहा है आई ले लिया करंट। ठीक है, तो आई करंट यहाँ आएगा, मेन करंट हो गया आई, राइट। अब आई आगे यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, आई को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो डिवाइड करके आप देखो इसके दो पार्ट करें हम, आई को डिवाइड करोगे दो पार्ट हो जाएंगे। ऊपर आप करंट, नीचे I1 ले लो एक तरफ, तो ऊपर क्या करंट आएगा देखो, इस तरह से डिवाइड करते हैं। इधर आप ले लो I1, तो यहाँ पे क्या बचेगा करंट बता सकते हो, इधर बचेगा करंट I माइनस I1। ठीक है, अगर I करंट नहीं आया तो I1 इधर चला गया, 5 ओम में कितना जाएगा I1, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग करंट होगा वो रिमेनिंग करंट होगा I माइनस I1। ठीक है, अभी जो रिमेनिंग करंट है I माइनस I1, अब आगे चलें तो ये तो मैंने यहाँ कट कर दिया। अब यहाँ I1 आया है, सपोज I1, अब यहाँ पर आने के बाद सपोज करें करंट कुछ इधर भी चला जाता है, तो इधर चला गया करंट I2 मान लेते हैं। तो I2 अगर इधर चला गया तो इधर कितना, I1 तो आ रहा था, I2 इधर चला गया तो इधर करंट जाएगा I1 माइनस I2। करंट को डिवाइड करना, अच्छे से डिवाइड करना ज़रूरी है। तो इधर करंट भेज दिया I2, राइट, तो इधर से आया I माइनस I1 और यहाँ से आया I2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ के आने के बाद ये हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है,
तो ये i माइनस आई वन प्लस आई टू है, यहाँ से i1 माइनस आई टू है, ये कैंसिल होके टोटल आप देखोगे तो करंट फाइनली यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा i, तो टोटल का i करंट फिर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लूप्स देखो, KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो A B C D ये लिया A B C D। ठीक है, A B C D तो आपके जो शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने रख दिया A B C D, तो ये A B C D हमने ले लिया। ठीक है, तो बाकी इस कॉर्नर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसमें KVL लगाना है। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप्स लॉ भी बोलते हैं। तो आपको इसमें लूप दिख रहे हैं, देखो आप लूप, एक क्लोज लूप आपको दिख रहा है इसमें, क्लोज लूप। तो पहला क्लोज लूप जो लेंगे इसमें वो लेंगे ABDA, दिख रहा है पहला क्लोज लूप, इस तरह से आएगा। फर्स्ट लूप जो आएगा, फर्स्ट लूप, ये सबको लेना है, फर्स्ट लूप ABDA, ये आपका फर्स्ट लूप आएगा। ठीक है, तो ABDA फर्स्ट लूप लेंगे और इस फर्स्ट लूप को सॉल्व करोगे, इसमें आपको पुट करना है, KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो A से B जाएंगे, तो आपको पता है A से B में 10 ओम रेजिस्टेंस से करंट कितना है, I माइनस आई वन। अब आपने जो रूल जैसा पढ़ा उसको अप्लाई कर सकते हो। 10I माइनस आई वन लेना है, प्लस का पढ़ा है तो प्लस लगाओ, माइनस का पढ़ा है तो माइनस लगाओ। फिर आप पहुंचोगे B पर, B से आओगे D पर, तो ये 5I2, 5 ओम रेजिस्टेंस है, I2 है करंट, 5I2 लिखोगे। ठीक है, आपके रूल के अकॉर्डिंग। देन यहाँ आ जाओगे D, तो यहाँ पे क्या है 5 ओम और ये क्या I1 है, तो 5I1 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो उसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2I माइनस 3I1 माइनस I2, 2I माइनस 3I1। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा आपको, अपने रूल से आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा इक्वल टू 0, इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लूप फर्स्ट इक्वेशन, इस तरह से आपको मिल जाएगी। राइट, नाउ सेकंड लूप सेकंड इक्वेशन, जैसा ये लूप है वैसा ये सेकंड लूप ले लेंगे हम। सेकंड लूप लोगे आप, सेकंड लूप जो आएगा वो लेंगे BCDB, सेकंड लूप ले रहे हैं BCDB, दिख रहा है आपको, BCDB सेकंड लूप लेते हैं। ठीक है, अब BCDB लिया तो आपको समझ में आ रहा है, B से C जाएंगे तो 5 ओम करंट है, ये सारा करंट है और 5 ओम रेजिस्टेंस है, करंट V किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हो, I इंटू R करोगे, साइन आप कन्वेंशन आपके रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो आप मैं तो उसको आप प्लस लूँगा, प्लस 5I माइनस I1 प्लस I2, कई बच्चे माइनस भी लेते हैं तो ले सकते हो। इधर आ जाओ तो C से D, इसको मैं माइनस लेता हूँ क्योंकि अपोजिट आ रहा है, बट जैसा भी रूल आपने पढ़ा हो ये आएगा 10I1 माइनस I2। फिर यहाँ पर आ जाओगे तो 5I2, ये सब कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो लूप आपने लगा दिया, सेकेंड लूप है आपका BCDB। तो यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन आप अपने रूल से लगा के, KVL लगा के जो बनाओगे वो इक्वेशन आ जाती है I माइनस 3I1 प्लस 4I2, I माइनस 3I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है सेकेंड लूप की। ठीक है, अब आपके पास बचता है थर्ड लूप। तो थर्ड लूप देखो मैं लिख रहा हूँ, थर्ड लूप कैसा आएगा, थर्ड लूप जो लेना है आपको वो लेना है A से आ जाओ D, नीचे D से चले जाओ C, और C से बैटरी के थ्रू होते हुए वापस A पर आ जाओ। ठीक है, ये थर्ड लूप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये पूरा लूप लेके ऐसे थर्ड लूप यहाँ से आ जाए। राइट, तो थर्ड लूप जो लिया है वो आपको समझ में आ गया। थर्ड लूप लेना है A D C और अगेन A। ठीक है, तो तीसरा लूप हम ये ले लेंगे, इससे हमारे पास बैटरी मिल जाती है, बैटरी का वोल्टेज आता है और करंट यहाँ पर, इसमें करंट कितना फ्लो होता है I, तो 10I और मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन देखो थर्ड के लिए जो बनाएंगे हम, थर्ड लूप के लिए ये आगे आपके पास 5I1 A से D के लिए 5I1, फिर लेते हैं यहाँ पर प्लस 10I1 माइनस 10I2। ठीक है, फिर आप आ जाओगे I, तो बैटरी है 10 वोल्ट की माइनस, और ये आएगा 10I। मैंने अपने हिसाब से रूल लगा दिया, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। साइन कन्वेंशन के दो मेथड होते हैं, जो मैंने लगाया उसमें ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों प्लस हैं। जो बुक में दिया हुआ है उसमें सब के सब आप जहाँ मैंने प्लस लगाया वहाँ माइनस लगा सकते हो, जहाँ मैंने माइनस लगाया वहाँ प्लस लगा सकते हो, बट इक्वेशन तो आपकी सेम ही बनेगी।
5i1 प्लस 10i1 कितना हुआ 15i1, तो ये आ जाएगा 15i1, ठीक है। फिर आ जाएगा 15i1 और i कितना है प्लस 10i, फिर i2 को देखूं तो ये कितना है माइनस 10i2, और बैटरी का 10 वोल्टेज था उधर जाके 10 हो जाएगा। आप इसमें किसको डिवाइड कर सकते हो 5 को, तो 5 को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 3i1 प्लस 2i माइनस 2i2 इक्वल्स टू 2। पूरे में 5 को डिवाइड कर दिया, तो ये है आपकी थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड इक्वेशन बन जाती है ये, राइट। तो 3 इक्वेशन कौन सी होगी, देखो पहली इक्वेशन में गलती होती है, बिल्कुल ध्यान से इक्वेशन बनानी है, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपके आंसर नहीं आएगा, पूरे मार्क्स चले जाएंगे। न्यूमेरिकल इक्वेशन में इक्वेशन सही होनी चाहिए, और उस पर इक्वेशन सही होगी तो फिर आप उसको सॉल्व भी सही कर सकते हो, तो आपके चांसेस हैं कि आंसर सही आए और फुल मार्क्स मिले हैं इसमें। तो 3 इक्वेशंस आप आराम से टैली करें, आराम से इसको सॉल्व करें, KVL लगाएं, अपने हिसाब से लगाएं या मेरे हिसाब से लगाएं जो मैंने लगाया है, कैसे भी करके इक्वेशन आपकी यही 3 आनी है, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, तो तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास i1, पहली ब्रांच में करंट कितना है i1 ये वाला, A to D में कितना करंट है i1, इस ब्रांच में कितना करंट है i, और इस ब्रांच में कितना करंट है i माइनस i1, ठीक है। और ये है i2 आपका, इस ब्रांच में कितना करंट है i2, ठीक। तो ये हम ईच ब्रांच में करंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपसे पूछा था करंट कैलकुलेट करो इन ईच ब्रांच, राइट। सो सबसे पहले हम i1 निकालें, i1 AD ब्रांच का जो करंट है i1, इसकी वैल्यू है 6/17 एम्पियर। ये जो i1 आया हमारे पास, ये आया 6/17 एम्पियर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ i1 की वैल्यू, i1 आ गया 6/17 एम्पियर, ये फर्स्ट करंट है i1, ठीक है। तो 6/17 आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा। फिर आप आ जाओ i2 करंट जो है i2 ये है 2/17, मगर ये आएगा माइनस का 2/17। आपने i2 की डायरेक्शन ली थी D2B और अब माइनस का करंट आ गया, दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ राइट डायरेक्शन जो होगी करंट की, वो करंट फ्लो होगा B से D की तरफ, ना कि D से B की तरफ। आपने D से B की तरफ सपोज कर लिया था, तो आपका आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब आपने जो सपोज किया था उसका रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा B से D, आंसर क्या आएगा 2/17। तो सेकेंड करंट मिल गया, i1 मिल गया, i2 मिल गया, और जो मेन करंट आ रहा है I सर्किट में वो आ रहा है 10/17। ये जो करंट आ रहा है I, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 10/17, यही आगे जाके डिवाइड होता है, तो मेन करंट जो बैटरी से निकलेगा ये आएगा 10/17 एम्पियर। ये मेन करंट था 10/17 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से हमने किरचॉफ लॉ, बोर्ड एग्जाम्स में आपसे बोलते हैं किरचॉफ लॉ का यूज़ करके आप इसको सॉल्व करो। किरचॉफ लॉ का यूज़ करके आप इसको पूरे 3 इक्वेशन बनानी है और उनके सॉल्व करके आपको उसको आंसर देने हैं, ठीक है। इस तरह से आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन अ मीटर ब्रिज। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो मीटर ब्रिज का स्टार्ट होता है। अब आपको क्वेश्चन मीटर ब्रिज के दे रखे हैं इसमें, तो इन अ मीटर ब्रिज गिवन बिलो द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 फ्रॉम एंड A and the resistance S is 12.5. Determine the resistance of R when why are the connections between the resistance Wheatstone bridge और meter bridge made of thick copper strips. सबसे पहली बात इसमें पूछी है, सर्किट दे रखा है। सबसे पहले तो सर्किट देख लेते हैं इसका, इस तरह का सर्किट है, ठीक है। तो सर्किट में मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज आपको पता है इस तरह से आपको दे रखा होता है। मीटर ब्रिज में कॉपर स्ट्रिप्स दिख रही हैं, एक R रेजिस्टेंस होता है, एक S रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। R और S दोनों होते हैं, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। फिर कॉपर स्ट्रिप्स दे रखी होती हैं, राइट। और जनरली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज का यूज़ क्या होता है, इन दोनों में से एक रेजिस्टेंस अननोन होता है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस कोई भी अननोन होगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, नल बैलेंस या नल पॉइंट कॉन्सेप्ट जो है इसका वो है, ठीक है।
तो ये लेंथ आती है बेसिक लेंथ, ये एल है, बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं इसको। तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 100 माइनस एल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन आपने पढ़ा है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है मीटर ब्रिज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी गिवन वायर। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज दे दिया आपको। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 फ्रॉम ए एंड द रेजिस्टेंस एस टू 12.5। 39.5 और ये दे दिया 12.5 ओम, ये दे रखा है, और एल की वैल्यू दे दी 39.5, ठीक है, सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया एल। तो ये 39.5 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है, अगर ये 40 होता तो 60 होता, तो 60.5 ये लेंथ हो जाएगी। 100 माइनस एल की जगह क्या लेना है 16.5 लेना है। ठीक है, अब वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, ए कहाँ से स्टार्ट है, ए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये ए, चलो ये बोला वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो कॉपर स्ट्रिप्स लेंगे, ठीक है, थिक कॉपर स्ट्रिप्स ले रहे हैं टू रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ दीज स्ट्रिप्स, टू रिड्यूस रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस के लिए वायर ले रहे हैं आर और एस। अगर हम स्ट्रिप्स कॉपर की लेंगे तो ये भी अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए इन स्ट्रिप्स का, इसलिए कॉपर की थिक स्ट्रिप्स लेते हैं। कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, रेजिस्टेंस कम होगा, थिक है इसका मतलब भी रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होगा। तो थिक कॉपर स्ट्रिप्स का यूज़ क्यों होता है, टू रिड्यूस रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब बोला डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबोव इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज्ड। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप देखो इसमें कि आर और एस इंटरचेंज कर लिया हमने। अब ये शुरू में केस ये था, तो आर के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 39.5, राइट, और एस इधर है आपका, इसके लिए लेंथ कितनी आएगी 60.5। ठीक है, अब मैं एस इधर ले आऊँगा, आर उधर ले जाऊँगा, तो कोई बात नहीं, आर को उधर ले जाओ, तो आर को मैं उधर ले गया, लो आर अपॉन 39.5। ठीक है, तो यहाँ से आर, लेफ्ट से आर हट गया, तो आर कहाँ चला गया, राइट में चला गया। ठीक है, तो लेफ्ट का राइट में लिख दिया, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम आर और एस इंटरचेंज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ जो थी, मतलब जो लेंथ इधर थी और इधर थी, ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो अब एल जो आएगा ये है, एस को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो ये एल होगा और ये होगा 100 माइनस एल। ठीक है, तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज 60.5, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन को ईजिली आप आंसर दे सकते हो, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबोव इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज। तो आर एस इंटरचेंज हुआ, तो आर के नीचे 39.5 था, आर को उधर शिफ्ट कर दिया तो 39.5 उधर चले गया, तो लेंथ जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, बैलेंस पॉइंट आएगा, इट इज 60.5 मीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, पहले वो 39.5 था, अब वो 60.5 हो जाएगा, राइट। देन थर्ड देखो उसका कॉन्सेप्ट, इफ व्हाट हैपन्स इफ द गैलोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैलोमीटर शो एनी करंट। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स इफ द गैलोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैलोमीटर शो एनी करंट। अब ये भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछा है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट देखो इसमें क्या है हमें इंटरचेंज करना है सेल को और गैलोमीटर को। ठीक है, तो जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था शुरू में, तब हमने पहले ही कहा था, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि 4 रेजिस्टेंस होते हैं 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस हो गए, जैसे आर हो गया, और ये एल लेंथ का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये एस हो गया, और ये 100 माइनस एल का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये होता है। अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था पहली बार, तब आपको बोला था कि अब इसके पास, अब इस क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल हैं, एक डायगोनल होगा AC और एक डायगोनल होता है BD। तो कॉन्सेप्ट ये था कि किसी एक डायगोनल पे तो आप लगाओ बैटरी और किसी दूसरे डायगोनल पे लगाओ 5वां रेजिस्टेंस R5। तो जनरली हम R5 यहाँ लगाते हैं, 5वां रेजिस्टेंस जो होता है R5 यहाँ लगा दो और बैटरी यहाँ लगा देते हैं। जबकि आपको बोला था किसी पे भी लगाओ, तो मैं बैटरी यहाँ लगाऊंगा तो R5 को मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, R5 को मैं यहाँ से हटा के क्या करूँ, R5 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूँ, ये हो गया R5 आपका,
और बैटरी को फिर ए से हटा के बी और डी पे लगा दूं। बैटरी को ऐसे लगा सकता हूँ बी और डी पे, तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा और बैलेंस ही होगा जो भी कंडीशन में पड़ी थी। ठीक है, तो क्या व्हाट हैपेंस इफ द गैलोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज, तो क्या सेल और गैलोमीटर को चेंज करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज वुड द गैलोमीटर शो एनी करंट, तो इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द व्हाट हैपेंस, तो देयर इज नो चेंज, नो इफेक्ट इफ द गैलोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज। और जब चेंज कर दोगे, जब कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो गैलोमीटर पहले भी नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था और बाद में भी गैलोमीटर करंट जीरो शो करेगा, जीरो करंट शो करेगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, देन ये आ गया एक इसमें अननोन रेजिस्टेंस था, ये डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ आर, ये भी तो पूछा है आपसे। सबसे पहले आर की वैल्यू पूछी थी इसमें, तो आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आर के लिए मैं आपको बताया रिलेशन क्या था, आर की वैल्यू के लिए रिलेशन क्या बताया था मैंने, ये रिलेशन लिखा था हमने। आर के लिए क्या था, ये रिलेशन था ना, आर अपॉन लेंथ कितनी है यहाँ पर 39.5 और ये था एस कितना है 12.5 और डिस्टेंस कितनी है नीचे 60.5। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 12.5 इंटू 39.5 डिवाइड बाय 60.5। ठीक है, तो यहाँ से अगर आर निकालूँ तो ये आ जाएगा 8.2 ओम। 39.5 इससे मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड बाय, तो 8.2 ओम आता है। तो पहला जो आंसर था वो 8.2 था। ठीक है, तो एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव बड़ा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आर, तो ये तो आ गया 8.2। फिर कनेक्शन कॉपर थिक स्ट्रिप्स क्यों यूज़ करते हैं, टू रिड्यूस रेजिस्टेंस, ताकि ये रेजिस्टेंस और इंक्लूड ना हो। देन बैलेंस पॉइंट, अगर आप आर और एस को इंटरचेंज करोगे तो बैलेंस पॉइंट भी इंटरचेंज हो जाएगा, पहले 39.5 था अब 60.5 आ जाएगा। और सेल और गैलोमीटर, एक डायगोनल का कनेक्शन दूसरे डायगोनल पे लगाओ, दूसरे का पहले पे लगाओ, देयर इज नो इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन एनी डायगोनल पोजीशंस। ठीक है, तो क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका 3.10 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। राइट,